अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल अमजद शेब के प्रोग्राम डिफेंस मैटर्स के साथ मैं हूं इश्तियाक गुंदल। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि सियालकोट में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मज़हब के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्या साने सियालकोट के जो मरकज़ी किरदार थे जिनकी वजह से ये शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, क्या वाकई उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा या फिर शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके। एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है उसके वाक़यात हमें मुसलसल दिखाई दे रहे थे, बल्कि ये कहा जाए कि उस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर थी तो भी गलत ना होगा। और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि उस वक्त जो एक शहीद है, इस लफ्ज़ की जो डेफिनेशन थी, जो तारीफ़ थी, उसके ऊपर भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था। किसी तबके के नज़दीक जो है शहीद कुछ और लोग थे और किसी के नज़दीक कुछ और। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब साने पेशावर हुआ और वहाँ पे हमने देखा कि जब मासूम बच्चों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनको बड़ी तादाद के अंदर शहीद किया गया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासी जमातें, आप उनकी बात करें, आप सिविल सोसाइटी की बात करें, अलगर्ज अगर हम ये कहें कि जितने भी तबके थे वो सारे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक नुक्ते पर हमें मुत्तफ़िक और मुत्तहिद नज़र आए, तो ये गलत ना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये यकजहती थी, एक इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद था, दहशत गर्द जो थे उनका ताक़ब किया गया और उनको आइडेंटिफाई किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की और यही वजह है कि आज का पाकिस्तान हमें माजी की निस्बत बड़ा पुरअमन और मुस्तहकम नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तौहीन मज़हब के नाम पर इस तरीके से वाक़यात सामने आते हैं, तो क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, क्या ये इस तरीके से जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक मुत्तफ़िका हिकमत अमली सामने आएगी? और क्या इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो मुस्तक़बिल के अंदर रूनुमा ना हों? और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि ये जो अफसोसनाक वाक़या है, क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो तल्लुकात हैं उन पर कोई असर पड़ सकता है या फिर ऐसा नहीं होगा? इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो रूस के सदर हैं प्यूटन, उन्होंने हिंदुस्तान का बड़ा अहम दौरा किया और कहा जाता है कि इस दौरे के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद जो मुआहदे थे उसके ऊपर दस्तखत हुए और इसके साथ S-400 जो मिज़ाइल हैं उसकी भी तरसील हिंदुस्तान के लिए अब शुरू हो जाएगी। तो ये जो हिंदुस्तान का दौरा किया है रूस के सदर ने, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और इस दौरे के नतीजे में ये जो ख़िता है जिसमें हम बसते हैं, हम रहते हैं, इस पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तल्लुकात को फ़रोग़ मिलता रहा, दोनों के दरमियान मुख्तलिफ़ नौइयत के मुआहदे होते रहे, तो इसके हवाले से जो मॉस्को यानी कि रूस है वो बिल्कुल खामोश रहा। लेकिन हमने देखा कि जब एक 4 मुल्की क्वाड बनाया गया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, जापान भी था, अमेरिका भी था और उसमें हिंदुस्तान को भी शामिल किया गया, तो उस वक्त जो है रूस की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान है इसको मगरबी ममालिक जो हैं वो चीन के ख़िलाफ़ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इस सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आप देखना यह है कि अगर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस तरीके से तल्लुकात अगर आगे बढ़ते हैं तो उस पर चीन का रद्द-ए-अमल तो यकीनी तौर के ऊपर सामने आएगा, लेकिन रूस के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हो सकते हैं? और इसी तरीके से जैसे रूस के सदर ने हिंदुस्तान का दौरा किया, तो क्या इस दौरे पर अमेरिका की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? अगर हाँ, तो उसकी नौइयत क्या होगी? और क्या अगर देखते हैं हम वक्तन फ़वक्तन ये बात की जाती है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो है वो शदीद इख्तलाफात हैं, इन शदीद इख्तलाफात की मौजूदगी में रूस का क्या किरदार हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम हौती बागियों के हवाले से बात करेंगे। और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो हौती बागी थे उन्होंने जो सऊदी अरब का दारुल-हुकूमत रियाज़ उसकी जानब बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे, लेकिन उसके साथ साथ जो रॉयल सऊदी एयर डिफेंस है उन्होंने बैलिस्टिक मिज़ाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया और उसके नतीजे में अगर ये बैलिस्टिक मिज़ाइल कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर के ऊपर जो सऊदी अरब के अवाम है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो बड़ी तादाद के अंदर निशाना बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि जो हौती बागी हैं ये जो इस तरीके से इक़दामात कर रहे हैं, ये बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन है उनकी खुली ख़िलाफ़ वर्जी है। क्या ये वाक़ई हकीकत पर मबनी है या फिर अगर हम सऊदी अरब के इक़दामात की बात करें जो वो यमन के अंदर करता रहा और हौती बागियों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उसने इक़दामात किए, तो क्या उसकी बुनियाद पर क्या वाक़ई हौती बागी इस तरीके से कार्रवाइयाँ करने की जो भी कार्रवाइयाँ करते हैं वो उनके लिए जायज़ हैं, उनको इसके अंदर कोई मसला नहीं है और इसके ऊपर सऊदी अरब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वाक़ई नाजायज़ हैं? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हौती बागी जब भी कोई इस तरीके
तरीके से कार्रवाई करते हैं तो उसको ईरान के साथ जोड़ा जाता है। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब हौती बागियों ने सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की हो। अगर हम माजी की बात करें तो हौती बागियों ने मिसाइल भी इस्तेमाल किए, रॉकेट भी इस्तेमाल किए, और जो ड्रोन तैयारे थे वो भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हौती बागियों की तरफ से होंगी तो क्या ये इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो ईरान की सरपरस्ती है या ईरान की मदद है उसके बगैर मुमकिन हो सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है, पाकिस्तान से पूछा है कि पाकिस्तान हमें बताए कि उन्होंने नफ़रत फैलाने वाले अनासर के ख़िलाफ़ क्या इकदाम किए। तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, ये जो सवाल उठाया गया, इसका पाकिस्तान के पास क्या जवाब है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा जो हैं वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसके ख़िलाफ़ वफाकी टैक्स मुहतसिब जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, और एक आम जो टैक्स पेयर है उसके हवाले से वफाकी टैक्स मुहतसिब उसको किस तरह से रिलीफ दे सकता है। और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद है और कहा जा रहा है कि उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो असरअंदाज हो रही है, इसलिए FBR जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में लगा हुआ है। तो क्या इस टैक्स कलेक्शन में लगने की वजह से, अगर FBR इस तरीके से टैक्स कलेक्शन में लगा हुआ है, तो क्या वाकई जो कारोबारी अफराद हैं उनके मसाइल बढ़ रहे हैं? अगर हाँ, तो इस सिलसिले में वफाकी टैक्स मुहतसिब क्या किरदार अदा कर सकता है, उसने क्या किरदार अदा किया है, और वो एक आम टैक्स पेयर को किस तरह से रिलीफ दे सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम इशूज़ पर तफसील से बात करेंगे, मगर एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, डिफेंस मैटर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दफ़ाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि सियालकोट में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मज़हब के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आप समझते हैं कि जिन्होंने ये जुल्म किया है वाकई उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, ये शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतहाई अंधोनाक और बहुत ही शर्मनाक किस्म का वाक़या था और पूरी कौम इसमें शर्मिंदा भी है और पूरी कौम को दुख और अफसोस भी है। पहला मौका है कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट वगैरह सबका रवैया एक जैसा है, एक सफ़े पर मौजूद हैं जी, सब एक तरह का सोच रहे हैं। तो जब ये एक कौमी इत्तफाक राय नजर आए तो उससे तवक्को की जा सकती है कि जो एक्शन गवर्नमेंट सोच रही है वो पूरी तरह होगा। अलबत्ता इसमें पुलिस और अदालतों का मसला रहता है। पुलिस अमूमन जब ये इंक्वायरी करती है और केस को ट्रायल के लिए लेके जाते हैं जी, तो उस वक्त पता चलता है कि शवाहिद कमजोर हैं और फिर अदालतें जो हैं वो भी सीरियसनेस नहीं इतनी दिखाती और जो छोटे मोटे शवाहिद कमी होती है उसी की बुनियाद पे या लोग छोड़ दिए जाते हैं या उनकी सजाएं बड़ी कम होती हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी होगी कि पुलिस जो है वो जो केस लेके जाए वो बड़ा सिक्का बंद होना चाहिए। वो ये नहीं कि ऐसे ही हाफ हार्टेड और हाफ बेक्ड किस्म का नहीं, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है और वो गवर्नमेंट को पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह को वार्न कर देना चाहिए पहले से कि इस केस की तैयारी में वो खास तौर पे एहतियात करें और सुपरविजन रखें ताकि इसमें कोई कोताही ना हो। तो फिर इंशाल्लाह इस पे अमल होगा। लेकिन इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि क्या आइंदा के लिए ये चीजें बंद होंगी? तहरीक लब्बैक, जिन्होंने ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया और फिर वो मुख्तलिफ तंजीमें निकल आई जिन्होंने सर तन से जुदा और ये इस तरह की कहानियां शुरू कर दी, उनको कैसे रोका जाएगा? तो वो बड़ा जरूरी है कि आज पूरी कौम की तरफ से ये मैसेज जाता। अगर हुकूमत पार्लियामेंट में ले जाती और इस जो आज इत्तफाक राय की फिजा है इसका फायदा उठाती और पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिका इन चीजों के ऊपर अपनी एक करारदाद पास करती, तो एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज जाता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम इस की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जा रहा है या एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान कंडेम कर रहा है और ये आपको फायदा देती है। FATF में भी, यूरोपियन यूनियन में मुख्तलिफ जगहों पे इसका फायदा होता। सही। दूसरी तरफ ये है कि इन जमातों को जो सिर्फ ये लब्बैक के नाम पे पल रही हैं
उनको भी मैसेज चले जाता कि आज वो तनहा रह गए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम मुल्क जो है वो यकजा है एक जगह पे, और वो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं जो हमने किया सही। या जिस हमारी वजह से जो कुछ हुआ, क्योंकि हुआ तो इन्हीं की वजह से ना। देखिए, टीएलपी ने या तहरीक लब्बैक ने जो माइंडसेट लोगों का बनाया है वो बड़ा खतरनाक है। आम आदमी जो उसके अंदर शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, उसने तालीम हासिल नहीं की, उसको पता नहीं है कि कुरान करीम में हमारे लिए क्या है, और या क्या हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा सिर्फ यही है कि हम खुद तो कोई ऐसा काम ना करें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता हो, बिल्कुल अमली तौर पे जो और मुसलमानों को हरकतें ये कि आप जनाब दूसरों को जाके मारते फिरें। सही। तो वो लोगों का शऊर जगाना वो जरूरत है। लिहाजा टीएलपी को इसमें तनहा करना आसान था आज के लिए, कि उनको कहा जाता या उनके बारे में ये प्रोपगेट किया जाता कि बजाय इसके कि ये इस्लाम की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करते, जो उनकी मोहब्बत का तकाजा है, ये सिर्फ ये गाली गलोच और डंडा मारी और कत्लो गारत पे उतरे हुए हैं। लिहाजा इनको ये काम करने की इजाजत दी जाएगी तो इनको हैंडल भी कर सकती थी। सही। तो ये फायदा नहीं पूरी तरह उठाया हुकूमत ने इस मौके से, लिहाजा ये कहना कि ये चीज खत्म हो गई या नहीं, वो जरा मुश्किल हो जाता। सही। जैन साहब, हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरीके से अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता है तो उसके बाद कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका हम दोबारा से जायजा लेंगे। एक बार फिर नैब का दोबारा से जायजा लेने के लिए आवाजें उठ रही हैं। आखिर क्या वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान बना, उस वक्त तमाम तर जो सियासी जमातें थी, आप किसी भी बात करें, वो मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आई, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान आज भी अमल दरामद से महरूम नजर आता है? देखिए, बात यह है कि ये नेशनल एक्शन प्लान वाला किस्सा था ही। ये लोग जो है ये बिला वजह इस तरह के शोशे छोड़ के हर कोई अपनी अकल और सूझबूझ के मुताबिक बात करता है। सही। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारी और कहानियां लिखी हैं। किसी ने इस्लाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो ये मेरा ख्याल है नेशनल एक्शन प्लान का इशू नहीं था। सही। बात यह है कि इसमें दहशतगर्दी नहीं है, इसमें एक गलत माइंडसेट, एक गलत सोच है जो लोगों के अंदर पहुंचाई। सही। जो मारने वाले थे वो कोई रेगुलर ये काम नहीं करते, वो कोई टेररिस्ट नहीं है कि वो इधर धमाका उधर कत्ल गारत, ये तो वो कर ही नहीं रहे। वो तो एक मजमा जमा हुआ सिर्फ एक इशू के ऊपर। सही। अब ये इशू जो है वो उन लोगों ने क्यों उजागर किया या उन लोगों ने क्यों इसको इतना उछाला कि एक बंदे की जान ले ली, ये उनकी ज़हनियत है, उनकी सोच है। सही। आपने देखा कि वहां पे एक आदमी अदनान मलिक, वो उनको बार बार कह रहा था कि हम इसकी एफआईआर दर्ज करा देते हैं, सजा दिलवाएंगे वगैरह वगैरह, जी करवा देंगे, या हम इसको मुल्क से बाहर भेज देंगे, या जो भी जी। लेकिन वो मजमा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। ये वो ज़हनियत है। लिहाजा ज़हनियत को बदलने के लिए नेशनल एक्शन प्लान में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। सही। जो बदलने की चीज है वो थी नेशनल एक्शन प्लान में जो एप्लीकेबल थी, वो ये थी मदारस में इस्लाहात। जी। मदारस में लाल मस्जिद का देख लें, उधर आज भी कहा जा रहा है कि जो गुस्ताखे रसूल है उसका सरतान से जुदा और ये वो इस तरह की टीचिंग मुख्तलिफ जगहों पे है, खत्म वो करने की जरूरत है। सो नेशनल एक्शन प्लान में मदारस की इस्लाहात का किस्सा था, वो नहीं हुई, उधर तवज्जो देनी चाहिए। सही। कि वहां पे किसी भी जगह पे बच्चों को ज़हनियत उनकी बदलने के लिए ये नारा इस तरह की बातें न सिखाई जाए। सही। बाकी तो ये जो एक वाकया जो हुआ है, इसका कोई फर्क तलक नहीं, नेशनल एक्शन प्लान से ताल्लुक नहीं। सही। जैन साहब, अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, यहाँ पे हमारे पास सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो शहीद की डेफिनेशन थी, जो उसकी तारीफ़ थी, उस पर ही इख्तलाफ पाया जाता था। फिर हमने देखा कि जब साने पेशावर हुआ तो उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सियासी जमातें और जो हमारी अवाम थी वो मुत्तहिद नज़र आई। तो उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी वो हमने जीती भी। तो अभी क्या समझते हैं कि ये जो सानिया सियालकोट के बाद ये जो सिविल सोसाइटी है, अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमत है, ये तमाम तार एक जगह के ऊपर मुत्तफिक होंगी और आप समझते हैं कि ये जो इंतहा पसंदी की जाती है, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कुछ इक़दाम किए जाएंगे, या आप समझते हैं 2-4 दिन की बात है फिर वही रूटीन के मामला चलेंगे? नहीं, मैंने जैसे कहा ना पहले सवाल के जवाब में भी कि ये आज इस मामले को हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। सही। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने हुकूमत पे इसका इल्जाम डाला। हुकूमत के लिए आज आसान है कि वो जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम लोग, हमारी इंटेलिजेंसिया, मीडिया, सब इस चीज को कंडेम कर रहे हैं जी, और सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो फिर तो आसान है काम ना, जब आपको हर तरफ से हमायत और कहीं से मुखालफत ना हो। तो मैंने जैसे कहा कि ये पार्लियामेंट में जाके ये कर सकते थे कि कवानीन ऐसे बना देते कि ये लेकिन इस हवाले से तो 3-4 कुछ नहीं हुआ। साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से चीजें नहीं जोड़ी जाएंगी। जी बड़ी सीधी सी बात है ना, देखें इश्तियाक बड़ा सीधा सा मसला है। सर। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे हमारा जो आइन है वो खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमारे ब्लास्फेमी लॉ भी मौजूद है जी कि अगर जरूरत हो, किसी ने वाकई ऐसा काम किया हो, तो कानून उसको बिल्कुल पकड़ेगा, कानून के तहत सजा हो जाएगी। जी लेकिन ये तो नहीं किया जा सकता ना कि आपका कानून भी हो, आइन भी सारा कुछ आपको बता रहा हो, उसके बावजूद कोई खुद ठेका ले ले, जैसे फ्रेंचाइज उसने ले लिया लब्बैक या रसूलुल्लाह का। जी ये तो बहुत गलत है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो क्या हमें बेवकूफ समझते हैं कि बाकी पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो मुसलमान हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल। तो ये वो शैतानियत है। असल की चीज क्या है, तुमने देखा ही है कि टीएलपी अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी हम पॉलिटिकल पार्टी हमें रजिस्टर करने दें और ये करें वो करें। बात यह है कि उन लोगों के हैं सियासी मकासद, और वो लोगों के जज्बात, चूंकि वो समझते हैं कि खत्म नबूवत या नामूस रिसालत के ऊपर लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होंगे, और खास तौर पे जो हमारा अनपढ़ तबका है या जिसमें शऊर की कमी है, वो फौरन इस तरफ माइल होंगे और बड़े जज्बाती हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए इन नारों का सहारा लिया है। वरना बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको, मुझे, किसी को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इतनी मोहब्बत है, जी तो सबसे पहले तो जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में जो कुछ बताया है, अपनी जिंदगी में उसवा हसना में जो कुछ कहा किया है, चीजें तो वो हैं। मोहब्बत का तकाजा तो वो है कि उन पे अमल किया जाए। उनकी पैरवी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं समझता हूं कि आज किसी ने एक पोस्ट भी भेजी हुई थी, जी वो ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सिखाया, जब आप उस पर अमल नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ा तौहीन रिसालत के मुर्तकिब आप हैं। मिसाल के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप अपने माँ बाप का अदब करेंगे, जी उनका एहतराम करेंगे। आपको मिलावटों से मना किया, लेकिन आप दूध में यहाँ पानी मिला रहे छोटों पर हैं, ये शफकत का दवाई कहा मत गया, और यहाँ पे जिस तरीके से तो हमारे सामने तौहीन वाकयात रिसालत आते ये हैं है, इंतहाई शर्मनाक। तौहीन रिसालत ये है। कुरियानी को कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो वो चीजें हैं जिनको अगर आपने रोकना है, तो फिर ये जो लब्बैक वाले लोग हैं, इनको अवाम में जाके लोगों की तरबियत करनी हो। वो तरबियत की बजाय ये डंड-पट निकाल के आके तो शुरू हो जाते हैं बाजू हिला के कि ये लब्बैक लब्बैक। ये कोई खिदमत है दीन की? सही। और ना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है। ये तो फ्रॉड है जो उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इनके लीडरों ने यूज किया है। दरहकीकत जितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं इस सारी एपिसोड में, जितनी और कत्ल हुई है, या ये श्रीलंकन भी जो बेचारा मारा गया है, जी इसका जुर्म आयद होता है टीएलपी के लीडर्स के ऊपर। उनके ऊपर मुकदमा चलने चाहिए, उनको सजाएं बड़ी कड़ी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को यह सबक पढ़ाया, जो कि कत्ल के लिए मामनत के दर्जे पे है, मामनत रखी जाता है। ठीक है, ठीक। अभी मैं नमाज पढ़ने जी लगा हूं। प्लीज। जैन साहब, क्या साहने सियालकोट के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन जो तल्लुकात हैं, उन पर कोई असर पड़ सकता है या कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, ये कल बड़ा अच्छा एक जो काम हुआ वो ये कि उलमा इकराम जो पाकिस्तान के तमाम मकतबा शिकर से ताल्लुक रखते थे, जी उन्होंने ये इस मामले के ऊपर एक करारदाद तैयार की, और इसके अलावा उन्होंने आपस में गुफ्तशनीद करके इस काम की जो हुआ वहां पे सियालकोट, इसकी बड़ी मजम्मत की। तो वो उलमा इकराम ने जी जो कुछ किया वो एक लिहाज से बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, और वो फिर गए, ये अपनी करारदादें वगैरह लेके सारा कुछ ये गए वहां पे उनके हाई कमिश्नर के पास, श्रीलंका के हाई कमिश्नर के पास। जी उन्होंने एक तो वाकये की मजम्मत की, दूसरा उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक्शन किया, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का। जी और फिर उन्होंने खास तौर पे कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इस किस्से का कोई भी असर नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो इस बात पे मुतमईन है
कि एक वाकया तो हुआ, लेकिन इसमें लाजमन कोई पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की हुकूमत शामिल नहीं है। ये एक जगह का जहां वो काम करता था, वहां पे एक ग्रोह के साथ उसका सारा मसला हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे हेल्प कर रही है फैमिली की भी। और वहां बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया कि माली इमदाद वगैरह भी उसकी फैमिली को मिलनी चाहिए जी कंपनसेशन कह लें। जी तो वो पहले ही ये तैयार था मामला इस तरह के सियालकोट के शहरियों ने या उनके इंडस्ट्रियलिस्ट ने $1 लाख जी उसको देने का ऐलान किया। उसके साथ साथ उन्होंने तनख्वाह भी मिलती रहेगी जी तनख्वाह भी उसको, उसकी जो जो विडो है उसको तनख्वाह मिलती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ फैसला है, जिससे कि उस विडो का एक अपना जो जो उसका मुस्तकबिल है वो महफूज हो गया, जो कि खतरे में पड़ गया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई शिकायत का मौका पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान में तमाम मकातब फिक्र ने इस चीज को कंडेम किया और सजा का मुतालबा किया। यहाँ तक कि जो जो सियालकोट बार एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा कि हम इनसे किसी का भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, कोई वकील भी इनका मुकदमा नहीं उसके लिए वकालत नहीं करेगा जी जो कि बड़ी बात है। यानी आम हालात में कत्ल हो, कुछ हो, मुजरिम होता है, आदमी होता है, लेकिन वकालत के लिए लोग तैयार होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस केस में उन्होंने समझा कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने का इतना एक घिनौना काम किया गया है, जिसमें वो समझते हैं कि कोई भी वकालत ना करे तो वो बेहतर होगा। तो मेरा ख्याल इस लिहाज से श्रीलंकन्स को कोई भी शुकूक शुबात या शिकवा नहीं होना चाहिए। सही। जैन साहब, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमें बताए कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए। तो आपकी नज़र में ये जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक सवाल सामने आया है, इसका जवाब क्या है पाकिस्तान के पास? देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि मजहबी इंतहा पसंदी हो या किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में जिन जिन लोगों को लगाया हुआ, जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई, जैसे जमात-उद-दावा थी या जैश ए मोहम्मद वगैरह, तो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ भरपूर एक्शन किया। अब टीएलपी जो है उस पर पहले पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन बाद में जब बातचीत हुई तो टीएलपी ने बात चीजों के ऊपर वादा किया कि जी ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, तो उन्होंने पाबंदी उठा ली। सिर्फ उनके यकीन दहानियों पे या उस माहदे पे जो उन्होंने दस्तखत किए। अब होना ये चाहिए। और अच्छा, अब ये जो सियालकोट का वाकया हुआ उसके ऊपर तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो इंतहा पसंदी के खिलाफ जो कुछ हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है, वो तो इतना वाज़ेह है और इतना जबरदस्त है कि किसी को कोई और पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये प्रैक्टिकल आ जाएंगे इसके स्टेप्स, जब ये सजा वगैरह भी हो जाएगी, तो मजीद इस पे यकीन आ जाएगा बाहर के अदारों को या बाहर के ममालिक को कि पाकिस्तान इस मामले में जीरो टॉलरेंस करता है। जरूरत इस बात की है कि ये साल केस ना चलते रहें, इनको अर्जेंसी स्पीडी ट्रायल जो है ना उसको यकीनी बनाया जाए। ट्रायल एक आध महीने के अंदर, इसको 1-1.5 महीने में फाइनल करना चाहिए। चीजें वाज़ेह हैं, आपके सामने हैं, शवाहिद मौजूद हैं, तो ये जरूरी होगा। बाकी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मुतमईन कर सकता है क्योंकि हमने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। यही मौका है कि जब दुनिया की आंखें खोलने के लिए पाकिस्तान को बताना चाहिए कि भारत में और कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहा है, क्रिश्चियंस के खिलाफ क्या कर रहा है। सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ पिछले 9 महीने में 305 हमले भारत में हुए हैं उनके चर्चेस के ऊपर। तो ये इंतहा पसंदी है जिसके बारे में भारत पता नहीं क्या कर रहा है। लगता यही है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि मोदी की तो ये तालीम ही यही, उनकी हुकूमत का तो सारा वो हिंदुत्व का जो स्टांस है वो है यही। सियासी तरबियत का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए मौका होगा कि जब पाकिस्तान को कोई चैलेंज करे तो पाकिस्तान अपनी वजाहत दे के उनका मुंह काला करने के लिए कि आप लोगों के स्टैंडर्ड जो हैं वो बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं और आप मुनाफिक हैं परले दर्जे के, उनके सामने भारत का किस्सा जरूर करें। सही जी। नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जहा साहब। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया
सर थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो वफाकी टैक्स मोहतसिब है, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और ये एक आम पाकिस्तानी के लिए कितनी अहमियत का इदारा है? देखेंगे, वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा जो है ना, सन 2000 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। इसका मकसद जो है लोगों को, टैक्स पेयर्स को बिला मुआवजा इंसाफ की फौरी फराहमी है और उनके मतलब कोई भी शिकायत करनेगान जो टैक्स पेयर, टैक्स दहंदगान हो सकते हैं, उनको टैक्स ऑफिशियल से, टैक्स ऑफिसर से कोई शिकायत है तो वो टैक्स मोहतसिब के पास आ सकते हैं और आके जो है ना अपने कंप्लेंट फाइल करके, और उनकी फौरी दादरसी होती है। और जो करप्शन में मुलव्वस टैक्स ऑफिसरान है या बद इंतजामी में मुलव्वस है, उनके खिलाफ मेल एंड रजिस्ट्रेशन का नोटिस लिया जाता है और FBR को सजेस्ट किया जाता है कि एक तो शिकायत की दादरसी करे और जो डिलिंक्वेंट टैक्स ऑफिशियल है या करप्शन में इन्वॉल्व है उनकी सरकोबी की जाए। इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि टैक्स कल्चर को फरोग दिया जाए और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं, लोगों के जायज मुतालबात है, उनको पूरा किया जाए। सन 2000 के बाद से यहाँ जो वफाकी टैक्स मोहतसिब मुकर्रर किए गए, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पुलिस ग्रुप से था या जुडिशरी से था। 2021 में मैं पहला वफाकी टैक्स मोहतसिब, जिसका ताल्लुक जो है ना कस्टम के महकमे से, मैंने 30 ईयर्स कस्टम में नौकरी की है और उसके बाद मुझे इस ओहदे का चार्ज दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 29 सितंबर को मैंने सदर पाकिस्तान से हलफ लिया। उसके बाद से पिछले 2 महीने में हमने माशाल्लाह बहुत सारी इस्लाहात नाफिज की है और लोगों की शिकायत का हल किया है। सही। डॉक्टर साहब, आमतौर पर एक तासर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और इस वजह से वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है यानी कि FBR है, वो टैक्स कलेक्शन जो है उसके पैसों को बढ़ाने के लिए बारी अफराद हैं उनको हरासा कर रहे हैं। क्या ये आपकी नज़र में दुरुस्त है और आप समझते हैं कि इस वजह से आपके पास जो कारोबारी अफराद हैं उनकी शिकायत और जो तहफ़्फ़ुज़ात का आप इजहार कर रहे थे उनकी तादाद में आपको इजाफा दिखाई दे रहा है? जी जी, बिल्कुल इजाफा हो रहा है जी। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पिछले 2 माह से मैंने चार्ज लिया, दिस इज माय 3rd मंथ, और यहाँ हमने पिछले 2 माह में 654 जो शिकायत है उनको सुन के उनका फैसला दिया है और उसमें हमने सुजेस्ट किया है कि FBR के ऑफिशियल जिन्होंने ताखीर की है, जिन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली है, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। और जो मसला है, किसी का रिफंड रुका हुआ है, किसी को असेसमेंट से शिकायत है, किसी को हरासा है, जैसे आपने किया अननेसेसरी नोटिस भेज के हरासा किया जा रहा है, और तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये बिल्कुल देखें, FBR में इस वक्त तो रेवेन्यू, आजकल तो माशाल्लाह रेवेन्यू पूरे हो रहे हैं, 35% से ज्यादा ग्रोथ भी है। और मजीद हमारा भी मकसद ये है कि टैक्स कंप्लाइंस बेहतर हो। जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर मुल्क की बैकबोन है कि वो रेवेन्यू में इजाफा करने का बायस होते हैं, उनको जायज जो उनकी शिकायत है उनका फौरी इजाला किया जाए। और मैंने तो अपने हमारा वफाकी टैक्स मोहतसिब का जो ऑर्डिनेंस है, इसके तहत हमारे एक सेक्शन 33 है जिसमें शिकायत का फौरी इजाला है। एक तो हम इन्वेस्टिगेशन करके काम करते हैं और टैक्स जो शिकायत होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, FBR वालों को बुलाते हैं। और दूसरा इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स है जो सेक्शन 33 ऑफ द ऑर्डिनेंस हमें प्रोवाइड करता है। उसके तहत मैंने फैसले करने शुरू किए हैं और लोगों के मसाइल का फौरी हल किया जा रहा है और टैक्स पेयर्स की शिकायत का फौरी उनकी दादरसी भी की जा रही है। और जो टैक्स पेयर्स के खिलाफ शिकायत है उनके मुताबिक भी जो अफसर या ऑफिशियल मुलव्वस होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी रिकमेंड की जा रही है, सजाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी कारोबारी शख्स के टैक्स से वाबस्ता जो मामलात होते हैं वो किसी जगह पर रीजनल टैक्स ऑफिस में चल रहे हों, लेकिन उन्हीं की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई, वो अकाउंट्स जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुए, उन्हीं के ऊपर अगर FBR का जो ज़ेली इदारा है, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन I&I जिसे कहा जाता है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज करता है और उसको अदालत के अंदर जो है
उसकी FIR दर्ज हो जाती है, वहां पे अगर उसका मुकदमा जो है वो ज़ेर समात हो और वो जो NTN होल्डर्स है जो कि टैक्स अदा कर रहा था वो अपना टैक्स अदा करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लेबल लगा के उसको हरासा किया जाए, तो क्या इस सिलसिले में भी जो वफाकी टैक्स मोतसिब है वो उसको कोई रिलीफ फराहम कर सकते हैं? देखेंगे, बिल्कुल हमारे पास जो कंप्लेंट आती है उसको हम एज पर FTO जो हमें मैंडेट दिया गया FTO ऑर्डिनेंस उसके तहत हम उसको एनालाइज करते हैं, और जो हम रिलीफ दे सकते हैं और जो मतलब काम का अगर रास्ता किया जा रहा है, चाहे FDR I&I का महकमा हो या फील्ड कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नरेट हो, तो हम उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इशू करके उसके मसाइल की इंशाल्लाह अगर हमारे पास कंप्लेंट आती है तो फौरी दादरसी की जाएगी। और हमारे इदारे में हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि आप ऑनलाइन भी दरखास्त दे सकते हैं, आप मोबाइल ऐप के जरिए भी FTO से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपके मसले की दादरसी होगी। सर बेसिकली आज की बात का मकसद भी यही था कि अगर कोई टैक्स जो है वो टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स अदा करता है लेकिन उसके बावजूद वो हरासा किया जाता है, तो ये लोग सड़कों के ऊपर ना निकलें, बल्कि वफाकी टैक्स मोतसिब का जो एक इदारा है, जैसे आपने भी कहा कि बड़ी तादाद के अंदर आपने लोगों को इंसाफ फराहम किया, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। जी बिल्कुल, आसानियां पैदा करना इस FTO का मकसद है, और मैंने सारी जिंदगी लोगों के मसाइल हल किए हैं एज ए टैक्स कलेक्टर भी और एज फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन भी। मेरी कोशिश है कि लोगों के मसाइल का फौरी हल किया जाए, टैक्स पेयर को रिलीफ दिया जाए, और अगर उनको किसी ऑफिसर के खिलाफ या किसी प्रोसीजर के खिलाफ शिकायत है वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह उनकी शिकायत की फौरी दादरसी हो। सही सर, आपने थर जैसे इलाके के अंदर साफ पानी जो था उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया, और आपकी वजह से थर के वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर हमें मायूसी नजर आती थी, नाउमीदी नजर आती थी, आज उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है। तो ये जो कदम उठाया गया इसमें सिंध हुकूमत ने आपके साथ भरपूर तावन किया या ये आपकी जाती काविशों की वजह से मुमकिन हो सका? देखें जी, हम गुज़श्ता 10 साल से थर में काम कर रहे हैं, तो हमें किसी का तावन हासिल नहीं है। माशाल्लाह आप जैसे लोग हमारे साथ तावन करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हमने अभी तक आज टू डेट 1200 से ज्यादा वाटर वेल बनाए हैं, ग्रीन फार्म बनाए हैं। हमने थर के सहरा को ग्रीन फार्म में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और दोस्तों के तावन से तब्दील किया है। वहां जहां रेत उड़ती थी वहां पंजाब जैसे लहलाते खेत हैं और पानी भी मुहैया किया है, साफ पानी। और फिर हमने झोपड़ी से थर तक घर तक का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जहां हम घर बना के दे रहे हैं, सोलर सिस्टम भी नजर आ रहा है वहां पे। उठा के हम पक्के घरों में उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। 100 के करीब हम घर बना चुके हैं। इंशाल्लाह इरादा है कि अगले साल तक हम 500 घर जो है ना बना के लोगों को उनमें शिफ्ट कर देंगे। और फिर हमारी एक बकरी पाल स्कीम है थर में कि हम बेवाओं को बकरियां लेके देते हैं। एक तो बकरी का दूध उनके बच्चों के लिए मुहैया हो जाता है, दूसरा बकरी साल में 2 दफा बच्चे देती है, एक बकरी से 5 बकरियां हो जाती है और उनका रोजगार का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। चलें सर, हमारी दुआ है, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद के अंदर मजीद कामयाबियों से नवाजे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैन साहब, रूस के जो सदर है प्यूटन, उन्होंने हिंदुस्तान का बड़ा अहम दौरा किया और कहा जा रहा है कि 28 जो है वो सरमायाकारी के मुआहदे हैं उसके ऊपर दस्तखत हुए और इसके साथ जो S-400 मिसाइल है उसकी तरसील भी हिंदुस्तान के लिए अब यकीनी तौर के ऊपर उसको यकीनी बनाया जा रहा है। तो जैन साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरीके से हिंदुस्तान का दौरा किया है रूस के सदर ने, क्या इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान और चीन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? ये इस हवाले से आप समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, बात यह है कि हर मुल्क अपनी पॉलिसी और अपने तौर तरीके के बारे में आज़ाद है जी। जिस तरह भारत आज़ाद है कि उसने रूस के साथ सौदे किए और अमेरिका के साथ भी ताल्लुक रखा हुआ है। अमेरिका अगर दबाव डाले तो अमेरिका को कहेगा कि जी हम आपके पाबंद नहीं है, अगर आपने दोस्ती रखनी है चाइना के खिलाफ हमारी तो वो तो ठीक है हम करेंगे, लेकिन रशिया को आप कहेंगे छोड़ दें, वो हम नहीं छोड़ते। इसी तरह रशिया जो वो भारत को कहेगा कि भाई तुमने ताल्लुकात अमेरिका से रखे हुए हैं, लिहाजा तुम हमसे ये मुतालबा नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुक न रखें। लिहाजा अगर कल और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके रशिया के अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात, अफगानिस्तान के अमन के मामले में दोनों मुल्क बड़ा तावन कर रहे हैं।
और डिफेंस के मामले में भी अगर पाकिस्तान असला खरीदना चाहे रशिया से, तो वो बिल्कुल उनको पाकिस्तान को भी असला दे देंगे, क्योंकि आज उनकी जरूरत है कि वो असला बेचें, पैसे कमाएं अपनी इकोनॉमी के लिए। अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने रशिया पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, और इन पाबंदियों की वजह से वो चाहते हैं कि वो दुनिया में अपना असला बेचें, ताकि उनकी आमदन जो मगरबी दुनिया की पाबंदियों की वजह से बहुत कम हो गई है, वो वापस आ सके। तो इसलिए चाइना भी ये करेगा। चाइना ने रशिया के साथ रखे हुए हैं, भारत के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन है आजकल जी। कल हो सकता है कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो जाएं, क्योंकि चाइना बिजनेस की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। लेकिन वो ये भी कर सकता है कि रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए वो किसी और के साथ भी ऐसा, जैसे भारत के मामले में जब चाइना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रखता है तो भारत को उसकी तकलीफ पहुंचती। सो मेरा अपना अंदाजा है कि ये पॉलिसीज जो अब चल रही हैं ये एक आजादाना पॉलिसीज हैं, जिनके मैं समझता हूं कि एक हर मुल्क का अपना एक हक है कि वो अपने मुफादात की रोशनी में अपनी पॉलिसीज बनाए। सही। इसमें आगे जो दो पहलू हैं देखने के, वो एक है कि ये इतना बड़ा जब असले का सौदा वहां पे हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर रीजनल स्टेबिलिटी के नुक्ता निगाह से क्या इफेक्ट आएगा। लाजमन एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। पाकिस्तान को, जो कि पहले ही अपनी खराब इकोनॉमी की वजह से मुश्किल में है जी, तो पैसा मजीद डाइवर्ट करना पड़ेगा कुछ अपने दिफा के लिए, इन चीजों का तोड़ करने के लिए जी। तो वो एक इशू पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बन गया। दूसरी तरफ ये है कि ये देखना होगा कि अमेरिका इसको किस निगाह से देखता है। भारत को मैं अगर भारत के नुक्ता निगाह से देखूं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अमेरिका को उसके ठिकाने पे रखा है। अमेरिका हर किसी को अपने साथ मुआहदा लगा के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है जी। और तवक्को करता है कि उसके जिसने इत्तेहाद किया अमेरिका के साथ जी, वो और किसी के साथ फिर इत्तेहाद न करे। जैसे पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात हैं तो अमेरिका को वो हजम नहीं होते, वो तकलीफ देते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि सीपैक यहाँ बने। तो भारत ने एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, जिस तरह पाकिस्तान ने अपने सीपैक तर्क नहीं किया अमेरिका की नाराजगी के बावजूद जी। इसी तरह भारत ने अमेरिका की नाराजगी के बावजूद अपने रशिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं किए, उनसे असला ले रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो ये अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा है, बल्कि एक जूता है उनके मुंह पे। तो देखना ये होगा कि अमेरिका भी जूता खा के कैसे रिएक्ट करता है। बज़ाहिर तो लगता यही है कि वो ये जूता भी खा के तो खामोश रहेंगे, लेकिन बहरसूरत चूंकि भारत ने बहुत बड़ा एक असले की खरीदारी का सौदा किया उनसे जी, रशिया से, तो ये काफी इनके लिए, अमेरिका के लिए ये काफी तकलीफदेह होगी सूरत-ए-हाल। सही। तो देखते हैं कि कैसे करते मुमकिन हैं। तौर पर किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है। जैन साहब, अभी आप दफाई साजो सामान के हवाले से डिपेंड करने की बात कर रहे थे, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो F-16 है उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके लिए भी हमें अमेरिका के ऊपर आज भी इन्हिसार करना पड़ता है। माजी की निस्बत पाकिस्तान आज दफाई एतबार से किस हद तक दफाई साजो सामान के हवाले से खुद कफील हो रहे हैं? देखिए, पॉलिसी हमारी यही है कि जो असला, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो हम मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे करें। उसमें बाज़ चीजें तो फौरी तौर पे तय हो जाती हैं, बाज़ का मसला होता है। जैसे आप देखिए कि नेवी के मामले में चाइना के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, हमारी आबदोजों का भी और फ्रिगेट्स का भी, इसी तरह टर्की के साथ भी हुआ है। और उन दोनों में एग्रीमेंट्स में ये तय पाया कि अगर हम 2 ले रहे हैं सबमरीन्स तो एक तैयार होगी टर्की में, दूसरी पाकिस्तान में, या अगर हम फ्रिगेट 2 ले रहे हैं तो एक टर्की में तैयार होगा, एक पाकिस्तान में। इसी तरह आधे चाइना में तैयार होंगे, आधे यहाँ होंगे। तो उसका मतलब ये है कि जब यहाँ होंगे तो ना सिर्फ हमारे लोग ट्रेन हो चुके होंगे उसको हैंडल करने के लिए, बल्कि टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ आएगी। वो टेक्नोलॉजी लेंगे तभी यहाँ बनेगी चीज। इसी तरह आप अगर एयरक्राफ्ट का देखें तो F-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान में बन रहे हैं, जबकि चाइना के तावन से हमने बनाया था। तो टेक्नोलॉजी हमने उसकी भी यहाँ रखी। इसी तरह आप अगर देखें तो दूसरे मामलात में, जिस तरह पाकिस्तान ने अभी ये जो हमारे ड्रोन्स हैं इनको, इसमें आर्म ड्रोन यानी जो ड्रोन जिसके जरिए मिसाइल फायर किए जा सकते हैं वो तैयार किए। अब वो पाकिस्तान अपने कर रहे हैं। नेचुरली उसकी टेक्नोलॉजी अगर हमने चाइना से या किसी और मुल्क से ली है
तो आप खुद कफालत की तरफ जा रहे हैं ना। आप नहीं चाहते कि जब बाद में हम ड्रोन इस्तेमाल करें तो हमें देखना पड़े कि जी ये स्वीडन से आएगा या फलां जगह से आएगा। जी और टेक्नोलॉजी आपने ली, आप खुद तैयार कर लें। सही। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि दुनिया में जैसे जैसे तहकीकात होती हैं, मॉडर्नाइजेशन होती है, नई नई चीजें आती हैं, तो आपको उस पर फिर नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए वक्त लगता है। लेकिन पॉलिसी यही है कि आपने बिल आखिर अपने मुल्क में चीजें तैयार करनी है, जैसे हम खुद कफालत कहते हैं, और इंडिजिनस उसका कहते हैं कि यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये काम जारी है और जारी रहेगा। सही। जैन साहब, जैसे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है रूस और अमेरिका के हवाले से, हम देखते हैं कि बहुत से मौक़ों के ऊपर जो है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जब तल्लुकात को फ़रोग मिलता रहा तो इसके ऊपर जो रूस की क़यादत थी वो बिल्कुल खामोश दिखाई दी। लेकिन जब इंडिया ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मुल्की जो क्वाड था उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की, तो जो रूस के वज़ीर ख़ारजा थे उनकी तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो मगरब जो है इंडो पैसिफिक हिकमत अमलियों को फ़रेग देकर इंडिया को चीन मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो क्वाड था उसके अंदर जो हिंदुस्तान का किरदार था उसके ऊपर रूस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये चीन के खिलाफ एक बड़े कदम के तौर पर उन्होंने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से जब चीन के खिलाफ हिंदुस्तान कोई सख्त इक़दाम करेगा तो इसके ऊपर जो है रूस का जो रद्द-ए-अमल है उस पर आपका क्या तज्ज़िया, क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जहां तक सिर्फ भारत और चाइना की अपनी जंग का ताल्लुक है, जैसे हुई पिछले दिनों बॉर्डर पे कुछ हुआ, या कल को अगर वो उनकी वाकई जंग होती है, अभी तो ये एक पुरअमन सा मामला था और उसमें अगर साइड लेनी पड़े तो रशिया साइड नहीं लेगा किसी की भी। मेरा अपना अंदाजा है कि रशिया दोनों मुल्कों को तावन पेश करेगा और कहेगा कि जी आप ये हॉस्टिलिटी बंद करें, लड़ाई ना करें। लेकिन अगर भारत क्वाड का हिस्सा बन के एक जंग लड़ता है जो कि हकीकतन समुद्र में लड़ी जाएगी, जिसके बारे में, क्योंकि आपने देखा ना सरहदें तो सिवाय भारत के और किसी की सरहदें नहीं थी चाइना से, आपकी तो चाइना से दूर है, लिहाजा वो जंग लड़नी, उन्होंने अगर लड़नी है कोई जंग या वो कोई अगर एग्रेसिव एक्शन को ले रहे हैं, अग्रेशन कर रहे हैं, तो वो उनकी नेवीज का है, वो समुद्रों में। उसके लिए आपने देखा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की आबदोज बनाने का सौदा भी किया ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ, पहले फ्रांस के साथ था, फिर अमेरिका के साथ कर दिया उन्होंने। तो वो सारे नेवी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, नेवी को बढ़ाने के लिए जी। उधर जो नेवी के साथ मिलके एक्शन होंगे जिसमें कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नाम है, तो उसकी लाजमन मजम्मत होगी। वो रशिया भी करेगा मजम्मत और चाइना तो इन एनी केस इफेक्टेड है जी। उसकी वजह ये है कि जहां तक अमेरिका की तरफ से कोई खतरा है उसमें रूस और चाइना इत्तेहादी, वो भारत के मामले में इत्तेहादी ना हो, पाकिस्तान या किसी और के मामले में उनका कोई मौक़िफ़ अलग हो सकता है, लेकिन वो इत्तेहादी हैं जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है। सो अमेरिका अगर क्वाड लेके आता है अपनी सरबराही में, जिसमें भारत भी शामिल है, तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया सब की मजम्मत करेंगे और सबको वो कहेंगे कि जी आप चाइना के खिलाफ सफरा हैं और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही। तो ये एस्पेक्ट उसके दो मुख्तलिफ। सही। एक जगह पे भारत सिर्फ चाइना के साथ अकेला एक अपना कर रहा है, उस पे रूस न्यूट्रल होगा जी। दूसरी तरफ जब वो क्वाड का हिस्सा बन के समुद्री जंग में शामिल होता है तो वो रूस उसकी मुखालिफ है। बिल्कुल सही। जैन साहब, हम देखते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो है वो सख्त बयानात का तबादला होता है और कहा जाता है कि इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते हैं तो क्या मॉस्को और जो बीजिंग है वो एक दूसरे के मज़ीद करीब आ सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो इस पेशरफ्त के खित्ते पर असरात क्या होंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में भी सारी बात यही कहानी बताई, वो ये थी कि मॉस्को और बीजिंग जी अमेरिका के खिलाफ ये इकट्ठे हैं, क्योंकि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में जब अपने नेशनल स्ट्रेटजी पेपर इशू किया था तो उसमें उन्होंने इनको अलहदा नहीं किया था, उन्होंने दोनों का कहा था कि चाइना और रशिया हमारे एडवर्सरीज हैं। उन्होंने दो पॉलिसीज इशू की थी, एक साउथ एशिया की थी जिसमें भारत को अफगानिस्तान के अंदर दिखाया गया और कहा गया कि साउथ एशिया इस खित्ते में अब भारत सबसे बड़ी ताकत होगी और वही मैनेज करेंगे साउथ एशिया को। तो वो भी पॉलिसी कामयाब ना हो सकी क्योंकि पाकिस्तान तो ये नहीं मानता भारत की बारादस्ती
जी दूसरा जो उनका नेशनल स्ट्रेटजी पेपर था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा फोकस अब इससे दहशतगर्दी से हटके असल इशू की तरफ वो थ्रेट है जो कि हमें रशिया और चाइना से, जी रशिया और चाइना को अपने खिलाफ इकट्ठा देखते हैं। लिहाजा इन चीजों के ऊपर उनका रिएक्शन जो है, या ये कह लें कि उनको कोई शुबा नहीं है कि अगर अमेरिका जंग में जाएगा चाइना के खिलाफ तो रशिया और चाइना इकट्ठे होंगे। सही। तो उसके रिएक्शंस आपने देख लिया कि वो इन के खिलाफ ही अमेरिका बात करता है। वो कोई ऐसी नहीं कि उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, सिर्फ चाइना के खिलाफ कर रहे हैं। सही। चाइना की जरा इमीडिएट थ्रेट इसलिए बना हुआ है कि चाइना माशी तरक्की जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, जी चाइना के बारे में उनको शक है, ख्याल है, शक क्या यकीनी है जी कि बड़े थोड़े अरसे में वो माशी तरक्की इतनी कर जाएगा कि माशियात के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। तो उस पर उनको परेशानी है। सही। जैन साहब, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो हौती बागी थे उनकी तरफ से जो दरुल हुकूमत रियाज है उसकी जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, लेकिन रॉयल सऊदी एयर डिफेंस ने बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया और जो अपनी आबादी थी उसको एक बड़ी तबाही से बचा लिया। ये जिस तरीके से हौती बागी सऊदी अरब के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करते हैं, आप क्या ये समझते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है, हौती बागी गलत कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये जो सऊदी अरब ने जो इक़दामात किए यमन के हवाले से उसका रद्द-ए-अमल है और हौती बागी इस तरह के हमले करने का हक रखते हैं? नहीं, उसमें वहां पर सूरत हाल ये है कि जंग तो सऊदी अरेबिया ने मुसल्लत की उनके ऊपर, वरना तो उनका अपने अंदर बगावत वगैरह थी जी, जो खाना जंगी थी वो यमन के अंदर थी। तो बाहर से सऊदी अरेबिया ने अपना इत्तेहादी वगैरह या यूएई वगैरह को मिला के तो इन्होंने हमला किया। तो उस लिहाज से ये जंग बंद करने का जब तक कोई सिलसिला नहीं होता और सऊदी अपनी एयर रेड्स बंद नहीं करते, जो अफवाज कहीं थोड़ी बहुत अंदर यमन में बाज़ जगहों पे रखी हुई है उनको वापस नहीं बुलाते, तो उस वक्त तक तो लाजमन उनकी तरफ से हमले जारी रहेंगे जी। बाकायदा कोई जंग बंदी का भी मसला नहीं कोई तय हुआ, क्योंकि जंग तो जारी है जी। अगर जंग जारी रहेगी तो दोनों तरफ से कार्रवाइयां वक्तन फक्तन होती रहेंगी और होती भी करते रहेंगे जी। उन्हें ये चाहिए था कि यूनाइटेड नेशन या कोई भी इस्लामी मुल्क मिलके ये दोनों को बिठा के तो तस्वीर की तरफ जाते जहां सबसे पहले जंग बंदी होती और फिर आगे तस्वीर का काम किया जाता। तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो इंस्टीट्यूशनलाइज हम कहते हैं को फैसला हो जाए जंग बंदी का, वो तो हुआ ही नहीं जी। लिहाजा दोनों फ्रीक जो है वो आजाद हैं। सऊदीज भी एयर रेड्स करते हैं, हुतीज भी अपना मिसाइल चलाते हैं। ये किस्सा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि बाज़ाब्ता जंग बंदी नहीं होती। सही। जी। कोई ये नहीं कह सकता कि जी हुतीज में वो ज्यादती कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं जिसके बाद कवानीन की खिलाफ वर्जी। सही। जैन साहब, हौती बागियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर इस तरीके से पहली दफ़ा हमला नहीं किया, बल्कि माजी में भी हमने देखा कि मिसाइल, रॉकेट और इसके साथ साथ जो ड्रोन तैयारे थे उनका इस्तेमाल करके हौती बागियों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हौती बागी इस तरीके से हमले कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, क्या ये ईरान की मदद और उसकी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन हो सकती हैं? ये तो दादानी के अंदर और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो इनको मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन ईरान डेफिनेटली एक बड़ी ताकत है, जो बड़ी ताकत इस लिहाज से जी कि वही मेन सोर्स है जो इनको मिसाइल्स और चीजें सप्लाई करता है। अगर ईरान उसके हाथ खींच ले तो बहुत हद तक होती जो है वो फिर ये हरकतें नहीं करेंगे, और उसकी वजह बुनियादी ये है कि ईरान के लाजमन कहने में है वो, और अगर ईरान कहता है कि हम आपको मजीद कोई असला नहीं देंगे, कुछ नहीं मदद देंगे, तो उनको लाजमन फिक्र लाक होगी कि जो थोड़ा बहुत है अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो आगे ईरान नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे। सही। तो इस वजह से वो ईरान, अंदाजा यही है कि ईरान के कहने में है वो, अगर ईरान रोकना चाहे तो वो मामला रुक सकता है, लेकिन ईरान रोकेगा उसी वक्त जब ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कोई अमन मुआहदा, कोई ऐसा मुआहदा तय पा जाए, और वो शायद इसराइल की मौजूदगी में मुमकिन ना हो सके। वो शायद आगे क्या हालात होते हैं। यूएई ज्यादा चिपका हुआ है इसराइल को, भारत यूएई, लेकिन ईरानियन को आप देखें कि भारत के कितने करीबी ताल्लुकात हैं उससे, इसराइल से, और इसराइल के साथ मिलकर उन्होंने अरेबियन सी में अभी एक्सरसाइजें भी की हैं। सही। जिसमें नेवी उनकी शामिल थी, हमारा इसकी अरब अमारत की, अमारात, और इसराइल और इंडिया शामिल। सही।
लेकिन ईरान उसके बावजूद इंडिया के साथ ताल्लुकात रखता है। तो इसका मतलब है कि ईरानियन के भी खोपड़ी में, दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा है जहां वो बावजूद इसके कि इजराइल को कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है, और है, क्योंकि इजराइल ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बड़े हमले किए जी। तो उसके बावजूद अगर वो भारत को चिपके हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि ईरानियन जो है उनके भी अपने मकासद और हैं जिसकी वजह से वो चिपके हुए हैं। सही। जैन साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आप देखते हैं कि कतर में अमरीकी हुकाम और अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनके दरमियान मुज़ाकराती अमल की बातचीत हो रही है, और अमरीकी हुकाम ने कहा है कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनके साथ दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। तो ये जो कतर के अंदर मुज़ाकराती अमल है अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान, उनकी जो हुकूमत है, आपकी नज़र में उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? लेकिन जब ये मुज़ाकरात उन्होंने किए तो कहने को तो 2 इशूज से नजर आए वहां पे, जिस पे दोनों साइड ने बात की जी। एक तो ये कि अमेरिका ने कहा कि जनाब हम चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है वो किसी और के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, यहाँ से दहशतगर्दी ना हो, आप इसकी जमानत दें कि यहाँ दहशतगर्द जो है वो नहीं पलेंगे पनपेंगे जी। ये मेरे नुक्ता निगाह से ये जरूरी था इस वजह से कि जो अमेरिका ने वहां से इनखला के वक्त एग्रीमेंट किया था जी, वो तो गारंटी उसमें दी हुई है तालिबान ने कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी जी। लेकिन उससे मेरा शक ये है, मेरी सोच ये कहती है कि अमेरिका बहाना वही ले रहा है कि जी आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही होगी या नहीं होगी, लेकिन इसके बहाने वो वापस अफगानिस्तान में घुसना चाहता है किसी न किसी रास्ते सही, ताकि तालिबान के साथ अगर जंग के जरिए मामला तय नहीं कर सके तो इस तरह कोई ना कोई अंदर पांव रखने की जगह मिल जाए सही। इससे हो सकता है कल को वहां पे वो दहशतगर्दी करवाएं और वहां पे मसाइल पैदा करें, ये हो सकता है। और वो देखना होगा कि उसको अफगानी किस हद तक उनकी इन चीजों को मानते हैं। दूसरी तरफ ये कि अफगानी भी फंसे हुए हैं। अफगानी उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये बात हम करेंगे, लेकिन आप भी हमारे पहले असासे छोड़ें, आपने अपना $9.5 बिलियन काबू किया हुआ है वो छोड़ें। तो वो अमरीकी उस पे पांव रख के बैठे हुए हैं, वो दबा के बैठे। तो इस तरह दोनों के कंसर्न, दोनों की रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, जो कि अफगानियों की बड़ी जायज है कि उनके पैसे उनको मिलने चाहिए जी। और दूसरी तरफ जो अमरीकी हैं उनकी इतनी जायज लगती नहीं, क्योंकि वो मायदा तो हो ही चुका था जिसमें कि लिखा था कि अफगानी जो है वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो अमेरिका इस बात पे मुझसे बातचीत कर रहा है वो लाजमन उनके कुछ और मफादात हैं, और वो मफादात मुझे यही लगता है कि वो किसी न किसी बहाने अफगानिस्तान में मौजूद रहना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान को चाइना इस्तेमाल ना कर सके कनेक्टिविटी के लिए। सही। चलें जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आज का डिफेंस मैटर्स आपने देखा, सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।